नमस्कार। क्या आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी एक डिटेल और थरो प्लानिंग होती है और उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो आज हम इस सेशन में प्लानिंग और मॉनिटरिंग के तरीकों पर चर्चा करेंगे एंड आई एम श्योर आप उसको अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना भी सीख पाएंगे। धन्यवाद। प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, और इसके लिए प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग आवश्यक है। इसके लिए जो मेथड्स हैं उस पर आज आपको इन्फॉर्म करेंगे। फर्स्ट मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। एक नेटवर्क डायग्राम के एक पॉइंट निकलने वाले कई पाथ होते हैं और दूसरे पॉइंट पर समाप्त होते हैं। हर पाथ की एक ड्यूरेशन होती है और सबसे लंबी ड्यूरेशन वाला एक क्रिटिकल पाथ होता है। आप एक क्रिटिकल पाथ को डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क डायग्राम में सबसे लंबा पाथ या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे कम ड्यूरेशन। ध्यान दें कि पहला स्टेटमेंट सबसे लंबे पाथ के बारे में बात कर रहा है और दूसरा सबसे कम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है। वे अपोजिट दिखाई दे सकते हैं लेकिन वे एक ही मैसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपके पास 3 बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट है। पहला सबसे बड़ा है, दूसरा मीडियम साइज का है और तीसरा सबसे छोटा है। आप नेटवर्क डायग्राम डेवलप करते हैं जिसमें 3 पाथ इंक्लूड है और प्रत्येक पाथ प्रत्येक बिल्डिंग का रिप्रेजेंट करता है। आप प्रत्येक पाथ के लिए ड्यूरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। पहली बिल्डिंग के लिए ड्यूरेशन 31 महीने है, दूसरे में 18 महीने लगेंगे और तीसरे को 13 महीने में आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि पहला पाथ सबसे बड़ी बिल्डिंग के लिए है, दूसरा पाथ मीडियम साइज के लिए है और तीसरा पाथ स्मॉल बिल्डिंग के लिए है। अब आइए डायग्राम के रिव्यू करें। क्या आपने देखा कि पहला रास्ता सबसे लंबा ड्यूरेशन है? ये दूसरे से 13 महीने अधिक है और तीसरे से 18 महीने अधिक लंबा ड्यूरेशन है। इसका मतलब ये है कि आप 13 महीने वेट कर सकते हैं तो आप दूसरी बिल्डिंग पर काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप 18 महीने में दूसरी बिल्डिंग को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से आप 18 महीने वेट कर सकते हैं और फिर तीसरी बिल्डिंग पर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसे पूरा होने में केवल 13 महीने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि भले ही आप प्रोजेक्ट शुरू करने की तारीख से 18 महीने के बाद तीसरी बिल्डिंग पर काम शुरू करते हैं तो आप इसे समय पर कंप्लीट कर सकते हैं। इस वेटिंग ड्यूरेशन को फ्लोट या आइडल के रूप में जाना जाता है। तो इस नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ कौन सा है? ये नेटवर्क डायग्राम पर सबसे लंबा पाथ फर्स्ट बिल्डिंग की है, क्योंकि आप फर्स्ट बिल्डिंग को ख़त्म करने से पहले प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं। वेरएज आप अन्य 2 बिल्डिंग को जल्दी से पूरा कर सकते हैं, बट आपकी प्रोजेक्ट को फर्स्ट बिल्डिंग होने तक पूरा नहीं माना जाता है। यह फर्स्ट स्टेटमेंट साबित करता है विच सेज नेटवर्क डायग्राम में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ है। अब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे कम ड्यूरेशन क्या है? ये 31 महीने है, क्योंकि आप कम समय में अपनी परियोजना को पूरा नहीं कर सकते हैं और क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन है। ये दूसरा स्टेटमेंट को साबित करता है जिसमें कहा गया है क्रिटिकल पाथ सबसे कम अवधि है
जिसमें आप परियोजना को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए दोनों डेफिनेशन एक ही है। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड के लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन को क्रिटिकल पाथ डिफाइन कर सकते हैं और इसमें नेटवर्क डायग्राम में लॉन्गेस्ट पाथ सबसे लंबी ड्यूरेशन है। आइडियल सिचुएशन में एक नेटवर्क डायग्राम में एक क्रिटिकल पाथ होना चाहिए। यदि इसमें एक से अधिक क्रिटिकल पाथ है तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे, क्योंकि आपको एक से अधिक क्रिटिकल पाथ का मैनेज करना होगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। क्रिटिकल पाथ सबसे लंबी ड्यूरेशन है और ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। क्रिटिकल पाथ पर एक्टिविटीज़ में कोई फ्लोट नहीं होते हैं, इसीलिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ समय पर पूरी हो। कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी में किसी भी देरी से प्रोजेक्ट में देरी होंगी। अब मैं आपसे बात करूं क्रिटिकल पाथ एल्गोरिदम की। क्रिटिकल पाथ एल्गोरिदम को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल पर विचार करें। मान लीजिए कि आपके पास दिखाए गए टास्क की एक लिस्ट है। कॉलम सी और डी उन टास्क को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें एक्टिविटी शुरू करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए और एक्टिविटी की ड्यूरेशन। चूँकि प्रोजेक्ट मैनेजर को टारगेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्विकली कंप्लीट करने के लिए, ऑफ कोर्स क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, हम प्रत्येक एक्टिविटी के लिए जल्द से जल्द ख़त्म होने का समय खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए सभी टास्क को एक फ्लो चार्ट में ऑर्गेनाइज करें और टास्क आईडी के बगल में उनकी ड्यूरेशन नोट करें। एरो एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस का इंडिकेशन देते हैं। हम एक्टिविटी के लेफ्ट में अर्ली स्टार्ट अर्थात ES टाइम इंडिकेट करेंगे और अर्ली फिनिश अर्थात EF टाइम इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी के लेफ्ट अर्ली स्टार्ट टाइम और राइट में अर्ली फिनिश टाइम को चिन्हित करेंगे। जनरली ये 0 होगा। अब प्रत्येक एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम इंडिकेट करें। एक्टिविटी के इमीडिएट प्रीवियस में यदि कोई एक्टिविटीज़ है तो सबसे बड़ी टाइम ड्यूरेशन इसके अर्ली फिनिश होगा। किसी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश इसके अर्ली स्टार्ट टाइम और इसकी ड्यूरेशन अर्थात T यानी ES प्लस T द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार यदि किसी एक्टिविटी का ES 20 है और 10 डेज तक चलेगा तो इसका अर्ली फिनिश होगा 30 दिन। इन सभी फिगर्स को फ्लो चार्ट में इंडिकेट करें। सबसे लंबा रास्ता क्रिटिकल पाथ होगा। एक्टिविटीज़ में लास्ट टास्क के राइट के लास्ट फिगर आपको प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए मिनिमम टाइम देगा। मैं रिपीट करूं, एक्टिविटीज़ में लास्ट टास्क के राइट के लास्ट फिगर आपको प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए मिनिमम टाइम देगा। ये हमने क्रिटिकल पाथ मेथड पर बात किए। अब हम सेकेंड मेथड पर बात करेंगे। प्रोजेक्ट में एस कर्व का कॉमन यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकांश प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एस कर्व देखने में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि एस कर्व के जनरल यूजेस प्रोजेक्ट में क्या है? इस लेसन में आपको प्रोजेक्ट में एस कर्व के सबसे जनरल यूज से एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एस कर्व का जनरल यूजेस है प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, एनालिसिस
और प्रोजेक्ट की स्टेटस, प्रोग्रेस और प्रोजेक्टेड फोरकास्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के एक इम्पोर्टेंट पिक्टोरियल इंस्ट्रूमेंट है। वे टाइम के साथ वर्क प्रोग्रेस दिखाते हैं और प्रोजेक्ट के ट्रेंड और वेरिएशन का रिकॉर्ड बनाते हैं। एस कर्व का यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। एस कर्व का सबसे जनरल यूजेस में एक एक्सप्लेन किया जाता है प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एस कर्व में सबसे कॉमन यूज में से एक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने में है, विशेष रूप से अर्न वैल्यू मैनेजमेंट अर्थात ईबीएम के यूज के साथ। एस कर्व ट्रेडिशनली विद इन ईवीएम प्रोसेस किया जाता है और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के लिए एक आधार है। ये एस कर्व आपको दिखाया जा रहा है जिसमें प्रोग्रेस वर्सेस टाइम ग्राफ से प्रोग्रेस के पोजीशन पता लगता है। टाइम कैन बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, days, months, years. Progress can be in terms of numbers, quantities, volume, area, cost, etc. जिस तरह से पता लगाने की आपको इच्छा हो। कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट की ओवरऑल स्टेटस का फिनेंशियल प्रोग्रेस वर्सेस प्लान टाइम के आधार पर एस कर्व के डिराइव कर सकते हैं। एस कर्व के ग्राफिकल उदाहरण को देखें। इसमें 3 कैरेक्टर्स है। रेड कलर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने की मूल प्लान पीरियड है, ब्लू कलर एक्चुअल प्रोग्रेस है और ग्रे कलर बैलेंस पीरियड के लिए फोरकास्ट है। ये देखा जा सकता है कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पहले से ही डिले हो रही है और इसलिए बैलेंस पीरियड के लिए फोरकास्ट प्रोडक्शन के मैक्सिमम परसेंटेज के साथ कंप्लीट होने की एंड डेट के साथ मैच किया गया है। ये दोनों मेथड जो आपको बताया गया, एक है क्रिटिकल पाथ मेथड, दूसरा है एस कर्व मेथड। मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये लेसन से काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला होगा और आपको लेसन ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।